संकल्पों के साथ दीप प्रज्वलन और आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हमारे अतिथियों द्वारा। मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्वांचल विकास बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी का, माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाल जी का और इस कार्यक्रम के सह आयोजक के रूप में राज्य नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश भैया है लाइव पे तो आराम से वे अपना स्थान ग्रहण करें। आग्रह ललित कला और संगीत विभाग के विद्यार्थी समूह से कि वे राष्ट्रगीत की प्रस्तुति के लिए अपना स्थान लें। अमर कवि गद्यकार पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आनंद मठ में लिखी गई वे अमर पंक्तियां, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के बर्बादों की शिराओं में एक नई ऊर्जा भरी। आप सभी से सादर अनुरोध, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र आराधना में सम्मिलित। राष्ट्रगीत के पश्चात अब कुलगीत की प्रस्तुति हिंदी विभाग के ख्यातनाम आचार्य एवं अध्यक्ष स्मृति शेष डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के चित्रमय शब्द और ललित कला एवं संगीत विभाग के पूर्व अध्यक्ष, संप्रति उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष और गत वर्ष पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर राजेश्वर आचार्य द्वारा संगीतबद्ध इस कुलगीत में इस परिसर का संकल्प भी है, भाव भी है और उत्कृष्टता का आग्रह भी है। विद्यार्थी समूह से अनुरोध कि वे कुलगीत की प्रस्तुति करें।
ये सुखद संयोग है कि इस परिवर्तन के सूत्रधार, शिल्पकार, सर्जक और साक्षी यहाँ सभी एक साथ सभागार में उपस्थित है। यह विरल अवसर है स्वर्णिम भी और समयशिला पर ऐतिहासिक महत्व की भी। मैं माननीय कुलपति से अनुरोध करता हूँ कि वे विश्वविद्यालय परिवार एवं आयोजन समिति की ओर से मंचासीन आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर तथा विशिष्ट अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। अतिथियों का अभिनंदन हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का अविभाज्य अंग। देवियों और सज्जनों, भारतीय प्रज्ञा के महामनीषी, अमर कवि, साहित्यकार, चित्रकार, नोबेल विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आज से 96 वर्ष पूर्व 1924 में उच्च शिक्षा परिसरों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालयों की जड़ें भूमि में न होकर पौधों पर अमरबेल की तरह लटक रही हैं। जहां हल चल रहे हैं, कोल्हू चल रहे हैं, कुम्हार के चाक घूम रहे हैं, वहां तक हमारी शिक्षा न खुद पहुंच पाती है और न कोई फायदा पहुंचा पाती है। भारत के लिए सार्थक विश्वविद्यालय वही होंगे जहां के ज्ञान, विज्ञान और विमर्श से आसपास के अंचल को व्यावहारिक और वास्तविक लाभ मिल सकेगा। हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपनी उस भूमिका का अंगीकरण कर रहे हैं। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने 7 दशक पुराने इस परिसर को यह गौरवशाली दायित्व दिया है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय कुलपति को, जिन्होंने विगत कुछ माह से इस दायित्व को साकार स्वरूप देने के लिए अथक परिश्रम किया है और परिसर को एक ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान किया है। अगले 3 दिन तक चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम और प्रत्येक कार्यस्थल पर आपको इस दृढ़ संकल्पित ऊर्जा की अनेक छवियां दिखेंगी। स्वागत भाषण एवं संगोष्ठी परिचय के लिए सादर अनुरोध माननीय कुलपति। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी कल्पनाशील माननीय मुख्यमंत्री एवं पूजनीय श्री गोरक्ष पीठेश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय उपाध्यक्षगण पूर्वांचल विकास केंद्र के श्री नयन सिंह जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, इस वेबिनार से जुड़े हुए मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कौर तिवारी जी, मैं सामने देख रहा हूँ हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी बैठे हैं। यहाँ पे उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री कुमार कमलेश जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी जी, सभागार में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार, आर्थिक सलाहकार डॉक्टर के.वी. राजू जी, आयुक्त गोरखपुर मंडल श्री जयंत नागेकर जी, नियोजन विभाग के निदेशक डॉक्टर वी.के. अग्रवाल जी व अन्य अधिकारीगण। इस अवसर पर उपस्थित कुलपति डॉक्टर कल्पना पांडे जी, संजय जी, प्रोफेसर जायसवाल जी, कुलपति राजेंद्र प्रसाद जी, कुलपति जे.पी. पांडे जी, उद्योग जगत से आमंत्रित उद्योगपतिगण, शिक्षाविद, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय परिषद के सदस्यगण, समाचार माध्यमों के प्रतिनिधिगण, देवी और सचिव।
विश्वविद्यालय परिषद एवं गोरखपुर अंचल के लिए सुखद अवसर है कि पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे, नीति और भावी दिशाएं विषयक राष्ट्रीय वेबिनार संगोष्ठी के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए सौभाग्य का विषय है कि कल्पनाशील, आधुनिक, दूरदर्शी, वैज्ञानिक सोच के समृद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश नए निर्माण समृद्धि की ओर अग्रसर है। मैं सामने बैठे माननीय मंत्री जल शक्ति महेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित पूर्वांचल बोर्ड विकास बोर्ड के माननीय उपाध्यक्षगण श्री नयन सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी का स्वागत करता हूं। हमारे माननीय सांसद रामकृष्ण जी का स्वागत करता हूं। सामने बैठे मेयर साहब का स्वागत करता हूं। सभा में उपस्थित डॉक्टर के.वी. राजू, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, शिक्षाविद, सभी आदरणीय जनों का स्वागत करता हूं। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। आदरणीय बंधु, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला 200 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला निकाय बन गया है। 2019 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 12वें स्थान पर था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। यह सभी के लिए हर्ष की बात है। नोएडा में प्रसारित देश की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जिसमें वर्ल्ड क्लास सिविल और पब्लिक एमिनिटीज की स्थापना का संकल्प है। देश प्रदेश ही नहीं, हॉलीवुड की प्रतिभाओं के लिए भी सफलता के नए द्वार खुलेंगे। जेवर में बनने वाले एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकास की नई कहानी प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सड़क, संचार, परिवहन, ऊर्जा के साथ डिफेंस, डेटा सर्विस, एरोस्पेस के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नई पहचान दी है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश का आइडिया बन चुका है। प्रदेश इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बिजनेस की ओर अग्रसर है। मैं इन तथ्यों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी पृष्ठभूमि के आलोक में पूर्वांचल विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। इसीलिए प्रदेश के जो भी अब तक पीछे छूट गए थे क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, उनको तीव्र विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, संकल्पित हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष की अनुभूति है हो रही है। पूर्वांचल के विकास का केंद्र गोरखपुर अंचल और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर बन रहा है। पूर्वांचल विकास बोर्ड का कार्यालय विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित है। इसी के साथ मैं ये भी सूचित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र की स्थापना की है, जिससे हमारे अर्थशास्त्री, शोधशास्त्री विकास बोर्ड की परियोजनाओं से जुड़ के रहेंगे व किसी भी तरह की बौद्धिक संपदा एनालिसिस की जरूरतों को पूरा करेंगे। मुझे लगता है पूर्वांचल विकास बोर्ड एक विकासशील, आधुनिक सोच, दूरदर्शी विचार का परिणाम है। हमारी वर्तमान सरकार पूर्वांचल विकास बोर्ड जैसे निकायों की स्थापना के साथ ही विकास की यात्रा में सबकी भागीदारी का स्वरूप तैयार कर रही है। यह विकास का नया मॉडल है, एक नई पहल है, जहां ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिज्ञ, रिसर्चर, अकादमिक जगत, शिक्षाविद, उद्योगपति, किसान, विद्यार्थी, छोटे बड़े व्यापारी, सामाजिक समूह, बैंकर्स, तकनीकी विशेषज्ञ सभी एक मंच में एक साथ जुड़े हैं। सभी मिल
विचार विमर्श करके विकास का प्रारूप बनाएंगे, स्टेटस पेपर तैयार करेंगे और सरकार के समक्ष अनुशंसा के लिए प्रस्तुत करेंगे। मेरा विश्वास है यहाँ के निकलने वाले प्रारूप सरकार की नीतियों के आधार पर बनाए जाएंगे और ये नीतियाँ प्रैक्टिकल होगी, साइंटिफिक होगी, लॉजिकल होगी, साथ में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल रहेंगी। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पहल की पूर्वांचल की भारी योजना का स्वरूप का खांचा सचिवालय के गलियारों से न होकर विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर में बनाया जा रहा है। यह दूरगामी सोच को सभी विकसित देश अपनाते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ इस वेबिनार में कम सेमिनार जो हाइब्रिड कोड में किया जा रहा है 5 सेक्टर में बांटा गया है। प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सोशल सेक्टर, वाटर सेक्टर। हर सेक्टर में 9 सेशन है। इन 2.5 दिनों में हम 9 × 5 45 सेशन में मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर 4 विशेष सेक्टर की आयोजित किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्पेशल ग्रुप फॉर डेवलपमेंट, बैंकर्स मीट, स्पेशल पैकेज फॉर पूर्वांचल। मैं बताना चाहता हूँ इस वेबिनार संगोष्ठी में कुल 386 शोध पत्र प्राप्त, 70 फुल पेपर प्राप्त हुए, एक बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट भी बनाया गया जिसमें 204 पेपर प्रस्तुत है। यह शोध पत्र अनेक संस्थाओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सरकार, जैसे राज्य सरकार से, लगभग सभी डिपार्टमेंट से एक स्टेटस पेपर आया है। विश्वविद्यालयों से आए हैं, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से आए हैं। हमें हार्वर्ड से पेपर मिले हैं, हमें MIT से पेपर मिले हैं, हमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से पेपर मिले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टगोमरी, जॉन हॉपकिंस से पेपर मिले हैं व अन्य अकादमिक संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं। यह शोध पत्र 8 राज्यों से है, बैंकिंग संस्थाओं से है, नासा से है, वर्ल्ड बैंक से है, MIF से है, UK, USA सहित 5 विभिन्न देशों के शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में आने वाले दिनों में ऑनलाइन या ऑफ बोर्ड में प्रोफेसर DP सिंह UGC चेयरमैन न्यू दिल्ली लिंक होंगे, डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्यक्ष नीति आयोग लिंक होंगे, रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग लिंक होंगे, फॉर्मर गवर्नर RBI यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, वुड स्कूल ऑफ बिजनेस शिकागो प्रोफेसर रघु राम राजन लिंक होंगे, मैरीलैंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माउंट गोमरी कॉलेज के मैरीलैंड USA के प्रोफेसर संजय राय लिंक होंगे, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झा लिंक होंगे, FS इन्वेस्टमेंट ग्रुप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जॉन F कैनेडी सेंटर के श्री फ्रैंक इस्लाम जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लिंक होंगे, साउथ एशिया पोटैटो के निदेशक डॉक्टर उमाशंकर सिंह लिंक होंगे, ईडी के इंडिया में डायरेक्टर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रविश कुमार लिंक होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के फूड साइंस के प्रोफेसर हेड राकेश सिंह लिंक होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ अरबाना के प्रोफेसर राम सिंह होंगे, DGCSIR शेखर जी मुंडे लिंक होंगे, FSAI की मुख्य सचिव श्रीमती अनिता सिंह पूरा एक सेशन कोऑर्डिनेट कर रही हैं, DHU के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर लिंक होंगे, फॉर्मर DHCD प्रोफेसर RK श्रीवास्तव लिंक होंगे, CDRA के निदेशक प्रोफेसर तपस कुमार कुंडू लिंक होंगे, NDRI के डायरेक्टर प्रोफेसर SK पारिक, प्रोफेसर पंजाब सिंह भारत को आ रहे हैं। अनेक विभागों के प्रमुख सचिव, लगभग 8 से 9 विभागों के प्रमुख सचिव लगातार हम लोग से समन्वय को बनाए हुए हैं, किसी न किसी उसमें वो लोग अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वेबिनार में आज ये वेबिनार उद्घाटन समारोह 1,000 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं। इनका हमने लिंक दिया है, हमारे अलग अलग सेशन देश विदेशों से मुझे रिक्वेस्ट आया था और सबको हम लोग उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो लखनऊ से इसको देख रहे हैं। कुछ अनुभवी
महानुभावों ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था के दौरान जिनसे संपर्क हुआ, जैसे मंगला राय, डॉक्टर मंगला राय साहब, डॉक्टर पंजाब सिंह साहब, उन लोगों का मानना है कि यह वेबिनार कम सेमिनार केवल उनकी प्रोसीडिंग तक ना सीमित रहे। इसकी जरूरत है पूर्वांचल विकास बोर्ड को आगे आकर कुछ ऐसे मुद्दे चिन्हित करने चाहिए जिसपे तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये हम लोग 12 दिसंबर को समापन कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद 13 और 14 दिसंबर को बैठकर ऐसे मुद्दों की पहचान करेंगे जिसकी अनुशंसा सरकार को भेजेंगे। कुछ मुद्दे जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, विश्वविद्यालय ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और बिजनेस इंक्यूबेटर की स्थापना की है। आने वाले समय में 100 स्टार्टअप विश्वविद्यालय परिषद के माध्यम से लगाएगा। जरूरत है इस व्यवस्था को पूर्वांचल बोर्ड के माध्यम से लगभग 1000 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से हम लोग को आने वाले 3 सालों में प्रमोट करने चाहिए। मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई तो उनके मुख्यमंत्री ने 1000 स्टार्टअप की योजना बनाई। आज वो लगभग 900 स्टार्टअप चल रहे हैं। वो जो टीम हैंडल कर रही है, हैदराबाद बेस्ड टीम, मुंबई बेस्ड टीम, वो भी यहाँ आज मौजूद हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के डायरेक्टर गांधीनगर से आए हुए हैं। उस टीम के माध्यम से नाम IIM लखनऊ, IIM रांची, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ अहमदाबाद से ये इन पे हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। साइंस रिसर्च एंड एजुकेशन पे एक स्पेशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिसको प्रोफेसर डॉक्टर GN सिंह साहब, जो फॉरवर्ड कंट्रोलर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हैं, उसको वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसमें CSIR के DG करेक्ट होंगे और लगभग 20 निदेशक जो CSIR और ICR के हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस पे योजना बनाने की बात है, कैसे पूर्वांचल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का हब बनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक ग्रुप हमारा ये कार्य कर रहा है, कैसे पूर्वांचल को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओलंपिक की नर्सरी बनाया जाए। इसके लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड के माध्यम से हम लोग एक ग्रुप मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसको अर्जुन अवार्डी श्री दलेर सिंह की अध्यक्षता में की जा रही है। पूर्वांचल का सतत विकास की बहुत आवश्यकता है, खासकर हमारे विद्यार्थियों, शोधकर्तियों, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता शिक्षा मिलना चाहिए। इस भाव के को लेकर पूर्वांचल में प्रतिभाओं का खोज करना, उनको विशेष फेलोशिप देना, पैकेज पर लेना, इस पर विचार विमर्श होगा। मेरी चर्चा मेरे सामने बैठे मैंने देवेश चतुर्वेदी से हुई थी कि कैसे हम 28 जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक चेन बनाए, जिससे लगभग 1000 FPOs को जोड़ के उसमें 10 लाख किसानों का समूह बनाकर उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार SFAC के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से विचार, ये एक और मुद्दा हम लोग डिस्कशन में है, विचार किया जा रहा है कि 28 जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग NIC के माध्यम से टेली मेडिसिन का सेंटर स्थापित किया जाए। इसकी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़कर कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप रखकर स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को प्रभावी बनाया जाए। इस पे कल एम्स में भी चर्चा करेंगे। आज उसका एक कार्यक्रम एम्स में है। आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, यह कार्यक्रम नहीं हो पाता इस स्तर पे। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, टॉप की ब्यूरोक्रेसी, लगभग सभी मंत्री अलर्ट हैं। आज मुझे फाइनेंस मिनिस्टर जी का फोन आया, उन्होंने कहा भाई आपने मेरा जो कार्यक्रम कल 12 बजे रख रखा है और मैं जुड़ूंगा, लेकिन मैं जुड़ूं कैसे, कैबिनेट है। तो मैंने कहा सर इसको हम लोग आगे कर देंगे। तो फिर मैंने उसको 3 बजे किया, फिर उनका दोबारा फोन आया कि थोड़ा सा समय दीजिएगा कि मैं तैयारी करके उसमें जुड़ूं। मेरा कहने का मकसद है कि एक कार्यक्रम से एक मैसेज गया है, जिससे ब्यूरोक्रेसी से लेके
हमारे जितने भी टॉप लीडर हैं, विद्यार्थी हैं, सब जुड़े हुए हैं। इसलिए आखिर में कहना चाहूँगा कि नियोजन विभाग के श्री के.वी. राजू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमलेश कुमार जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी जी, निदेशक R.K. अग्रवाल जी, अन्य अधिकारी, पूर्वांचल विकास समिति के अध्यक्ष श्री नयन सिंह जी, साकेत मिश्रा जी और विश्वविद्यालय के HOD, डीन, नोडल अफसर और कोऑर्डिनेटर लगातार 3 महीनों से इस पे कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। उसके बाद ही ये कार्य सेध ले पाया है, जिनके कारण संभव हो पाया। मैं विशेष इन सभी लोगों का विशेष स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार। उन्होंने अपनी गरिमा में इस मस्ती में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति जी। आज का ये कार्यक्रम इस अर्थ में विशिष्ट है कि यह विकास और शिक्षालयों को जोड़ने वाला है। यह सुखद संयोग है कि हमारे बीच एक ऐसे अतिथि उपस्थित हैं जो इन दोनों को जोड़ने वाले सेतु सरीख हैं। एक शिक्षक और अब विकास के शिल्पकार, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके अगुआ, हम सबके रहनुमा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, परम श्रद्धेय मंचासीन नरेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड कुमार कमलेश जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे आपके विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय राजेश सिंह जी, मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, आर्थिक सलाहकार के.वी. राजू जी, हमारे बोर्ड के सदस्यगण भाई जयप्रकाश निषाद जी, अशोक चौधरी जी, विजय विक्रम जी, विजय शंकर यादव जी, राजकुमार शाही जी, अरविंद बौल जी, नियोजन विभाग के तमाम अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित पूर्वांचल के तमाम बुद्धिजीवी और इस विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर और सम्मानित दोस्तों, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हिंदुस्तान के सबसे डेंस पॉपुलेटेड, कहा जाए कि संसार के सबसे कम क्षेत्रफल में संसार की सबसे अधिक आबादी अगर किसी क्षेत्र में रहती है तो वो पूर्वांचल है। आए दिन जिसके पिछड़ेपन की आर्थिक गरीबी की बात होती रही, लेकिन अचानक एक ऐसा उजाला, एक ऐसा सवेरा, कहते हैं कि आर्कटिक की, अंटार्कटिका की जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है, और उस रात के बाद जो सुबह हुई है इस पूर्वांचल में, वो सुबह हुई उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में माननीय मोदी जी का आगमन होता है, जो वहां के सांसद चुने जाते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस बाबा गोरक्षनाथ जी की धरती से एक ऐसे योगी, एक ऐसे संत का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, यही वो सुखद घटना है, यही वो सुखद संयोग है। यहीं से वो शुरुआत हो रही इस पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, पूर्वांचल को विकास के नए रास्ते पर ले जाने के लिए आज एक ऐसे बोर्ड का गठन हुआ जिसको पूर्वांचल विकास बोर्ड कहा जा रहा है। साथियों, हम सड़कों से पिछड़े थे, बिजली के मामले में पिछड़े थे, विकास के मामले में पिछड़े थे, उद्योगों के मामले में पिछड़े थे, लेकिन इन्हीं के साथ साथ इस देश को, अगर इस देश का सिरमौर जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जब आप कभी इसको तलाशिएगा तो मिर्जापुर की चुनार के बलुई पत्थरों से निकला है। इस देश में अगर बिजली से सारा देश आलोकित होता है, रोशन होता है,
तो वो धरती सोनभद्र की है और वो आपके पूर्वांचल की धरती है। हिंदुस्तान की सीमाओं पर अगर सबसे अधिक शहादत, सबसे अधिक सैनिक अगर किसी जिले से निकलते हैं तो वो जिला शहीदों का जिला गाजीपुर है, वो भी पूर्वांचल की धरती से है। तीनों नदियों का संगम त्रिवेणी जिसको आप कहते हैं, वो संगम प्रयागराज की धरती, जिसका अभी आपने संसार को अचंभित कर देने वाला, सारे संसार को गौरवशाली उस कुंभ की याद दिलाने वाला वो कुंभ भी अगर योगी जी के आज इस दौर में हुआ तो सारा संसार चमत्कृत हुआ। वो धरती प्रयागराज भी इस पूर्वांचल में है। गाजीपुर अगर शहादत के लिए जाना जाता है तो आज वो वॉल हैंगिंग, एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बनारसी साड़ी हिंदुस्तान की कोई भी नारी अगर सुहाग के दिन, विवाह के दिन अगर वो कोई साड़ी पहनना चाहती है तो वो बनारसी साड़ी काशी में बनती है। त्रिदेव भगवान शंकर की नगरी, ज्ञान वैराग्य और मोक्ष की नगरी काशी भी आपके पास है, जिसको दुनिया की सबसे पुरातन नगरी, संसार की सबसे प्राचीन जिंदा नगरी होने का सौभाग्य प्राप्त है। हम गरीब, हमको गरीब कहा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से हम इस संसार में अपनी रोशनी से संसार को एक नई दिशा देने वाला पूर्वांचल कहीं न कहीं से अपने इस योगी आदित्यनाथ जी के इस दौर में, माननीय मोदी जी के इस दौर में, आज हम गंगा तब भी बहती थी, यमुना कल भी बहती थी, गोमती कल भी बहती थी, लेकिन चर्चा नहीं होती थी। आज चर्चा फिर से तब होने लगी है जब विकास की भी गंगा बह रही है, और जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है, अब गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, तो हम समझते हैं कि विकास की जिस गंगा की जो लौ चल रही है और जिसके अगुआ, जिसके रहनुमा माननीय योगी जी हैं, हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वांचल विकास बोर्ड, बुंदेलखंड विकास बोर्ड, पानी के बूंद के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड में अगर आज हर घर को नल से जल देने का संकल्प माननीय मोदी जी, योगी जी ने लिया है, और वो पूर्वांचल कहते हैं कि वो बुंदेलखंड पानी के बिना प्यासा नहीं रहेगा, वैसे ही पूर्वांचल सारे संसार को विकास की एक नई दिशा दिखाएगा। मेरा एक 2 लाइन का एक शेर है कि राह में बढ़ते हुए कारवां की बात करो, जो चले साथ उसी रहनुमा की बात करो, खिजा पुरानी पड़ी कूच कर गया सयाद, नई बहार नए बागवा की बात करो। साथियों, सिर्फ 2-3 बातें हैं जो कहेंगे, जो हमने महसूस किया है। एक शिक्षक हूँ, एक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ, माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि विकास की जो गंगा आपने बहाई है, जो चल रही है गंगा, वो निश्चित ही आगे बढ़ती रहेगी। हम सबको कुछ अपने प्राथमिक शिक्षा जैसे जो तमाम विषय यहाँ दिन वो सामुद्रिक मंथन होगा, और उस मंथन से जो निकलने वाला अमृत होगा वो इसी गोरखनाथ की धरती से निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्राथमिक शिक्षा के उन विद्यालयों को आइए उच्चीकृत किया जाए जिनसे हमारे निकलने वाले नवनिहाल उन संसार को, हिंदुस्तान को रोशन करें। गांव के उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां 1 रुपए में इलाज होता है, आज वो अस्पताल हमारे अगर बेहाल है, तो आइए उनको इस कदर इस लायक बनाया जाए कि कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को न जाए। कौशल विकास की बात हो रही है तो कौशल विकास कंप्यूटर तक सीमित न होके आइए उन प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों से शुरू किया जाए, जिनसे कि हमारे देश का नौजवान, जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का नौजवान निकले और नई दिशा दे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा सौभाग्य है कि पूर्वांचल विकास बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष और एक प्रतिबद्ध शिल्पकार की भूमिका निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने बीते कुछ महीनों में इस अभियान के लिए अनेक बैठकें, समीक्षाएं और योजनाएं, इन सब में विकास बोर्ड का नेतृत्व किया है। आपसे सादर निवेदन है, कृपया अपने वक्तव्य से हमें सम्मान दीजिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो हमारे बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी हैं, मंच पर हमारे साथ उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी,
हमारे बोर्ड के सचिव और नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री कुमार कमलेश जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, श्री सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी, लंबा हो जाएगा, हमारे सभी माननीय सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बोर्ड के सलाहकार साकेत मिश्रा जी और इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। पूर्वांचल विकास बोर्ड के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कुलपति महोदय ने की है। 8 मंडल, 28 जिले, पूर्वांचल का पिछड़ापन ये कैसे दूर हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया गया और उसी के अंतर्गत हम सब लोग अहर्निश कार्य कर रहे हैं। आज ये त्रिदिवसीय वेबिनार सेमिनार समाज जीवन के विभिन्न आयामों के अंदर विकास की गति कैसे बढ़ाई जाए, पिछड़ेपन का कारण क्या है, उसको दूर कैसे किया जाए, इन सब विषयों पर गहन चर्चा 3 दिन के अंदर 45 सत्रों में होने वाली है। मैं कुछ बहुत लंबा भाषण करूं, इसकी आवश्यकता मैं अनुभव भी करता हूं। जब हमारे मुखिया पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित हों और जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है और इस बोर्ड का गठन किया है, आज हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कार्यक्रम आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग जानते हैं और कुछ लंबा चल जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। एक बार फिर से मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हम सभी और यह पूरा सभागार और इस प्रसारण को देखने वाले देश विदेश के हजारों लोग, हम सभी अपने नेतृत्वकर्ता को सुनना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूं। इससे ठीक पहले एक बहुत ही छोटा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अतिथिगण से, इस अवसर पर जो स्मारिका और शोध पत्रों की संक्षिप्तिका प्रकाशित हुई है उसका विमोचन आपके करकमलों द्वारा मैं अनुरोध करता हूँ स्मारिका के संपादक प्रोफेसर सुनीता मुर्मू जी से और इस सेमिनार के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजय सिंह जी से कि वे मंच पर इस अवसर के साक्षी बने, उसमें प्रतिभाग करें। देवियों और सज्जनों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यह आयोजन वर्तमान के फलक पर लिखी जा रही ऐसी इबारत है जो भविष्य की अनेक पीढ़ियों के लिए सौभाग्य के अनगिनत संदेश प्रसारित करेगी। यह विकास की उस भागीरथी का अवतरण है जो आने वाले वर्षों में अपनी अजस्र धारा से इस अंचल को सर्वाधिक तेजी से विकासमान एक प्रगति प्रदेश में रूपांतरित कर देगी। यह अवसर है कि मैं निवेदन करूं, विकास की इस भागीरथी के अवतरण में भागीरथ भूमिका का निर्वहन करने वाले, केवल 3 वर्षों में प्रदेश को राष्ट्रीय फलक पर ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले, जनाकांक्षाओं के मानचित्र पर विकास की इंद्रधनुषी दृश्यावलियां रचने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उनके मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए सादर निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और छोटा अनुरोध कि अपने उद्बोधन से पूर्व वे अपने कर कमलों से रोवर्स रेंजर्स के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने की कृपा करें।
जी, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, समन्वयक रोवर्स वेंचर्स, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मार्गदर्शक उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सतत विकास से संबंधित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी और वेबिनार्स के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, अपर मुख्य सचिव नियोजन उत्तर प्रदेश शासन श्री कुमार कमलेश जी, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव कृषि और कृषि शिक्षा श्री देवेश चतुर्वेदी जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी सम्मानित आचार्यगण, इस राष्ट्रीय सेमिनार से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सतत विकास से संबंधित इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड में भी यह साहस किया और आज इस संगोष्ठी का उद्घाटन हम बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर कर रहे हैं। सचमुच विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। एक गोष्ठी हम लोगों ने जनवरी 2020 के लिए प्रस्तावित की थी, बाद में किन्हीं कारणों से स्थगित हुई और इस बार इस कोरोना कालखंड के दौरान ही इस संगोष्ठी को यहाँ पर आयोजित करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में देखता हूँ, जानता हूँ और जो मैंने नजदीक से महसूस किया है, मुझे लगता है कि दृश्य उसके और भी विपरीत है। हमारी जो धारणा बनती है जिसके बारे में हम परसेप्शन, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में और किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो बना देते हैं, वो परसेप्शन वहां के विकास को उसी रूप में प्रभावित भी करता है। आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन की व्यवस्था के बारे में देश में भी दुनिया में भी कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2014 के पहले भारत के बारे में भी लोगों के मन में यही धारणा थी और ये मान्यता थी कि भारत एक पिछड़ों देश है। दुनिया के अंदर नकलची, वह यूरोप की नकल करना चाहता है, अमेरिका की नकल करना चाहता है, दुनिया के उन विकसित देशों की नकल करना चाहता है, लेकिन स्वयं अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आज 6 वर्षों में आपने देखा होगा भारत ने एक परसेप्शन चेंज किया है। आज दुनिया भारत का अनुसरण करने के लिए मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबको अंतःकरण से झकझोरने के लिए मजबूर करती है। वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हो सकता है आपकी सोच ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब बनाया हो, पिछड़ा बनाया हो, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाया है और मेरा यह मानना है कि धरती का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। हमारी सोच ने इसे पिछड़ा बनाया है, हमारी सोच ने इसे गरीब बनाया है। अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर में संभावनाएं न हो, न रही हो, जो देश और दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता न रखता? क्या आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हुए वे मजदूर जो आज से लगभग 200 वर्ष पहले दुनिया के तमाम देशों में जिनके पूर्वजों को गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया था, जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने इस देश को नेतृत्व भी दिया और दे भी रहे हैं। ये सामर्थ्य और ये क्षमता पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हमने उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को पहचानने का प्रयास अपने स्तर पर कभी नहीं किया। मुझे जगदीश चंद्र बसु की वह बात याद आती है। उन्होंने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक इस बात को कि वास्तव में हर एक जंतु के अंदर भी प्राण है और उसको हम जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार की धारणा उसके प्रति हम बनाएंगे वो उसके अनुरूप परिणाम भी देगा। उन्होंने अपने आंगन में 2 स्थान तय किए और 2 पौधे रोपे। एक पौधे को दोनों को बराबर खुराक देते थे, दोनों को खाद पानी अवसर सब बराबर देते थे, लेकिन एक के पास जो जाते थे उसको खूब दुत्कारते थे कि तू सूख जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुझे कभी पनपना नहीं, तुझे आगे बढ़ना नहीं है। और दूसरे के पास जाते थे, कहते तुझे बहुत फुलना है, आगे बढ़ना है, खूब विकास करना है, खूब समृद्धिशाली बनना है। एक समय के बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा जिसको दुत्कारते थे एक समय के बाद सूख गया, जिसको पुचकारते थे वो एक समय के बाद बड़ा पेड़ बन गया, फलदार वृक्ष बन गया, सबको मीठे फल देने लग गया, छाया देने लग गया। और यह केवल किसी एक पेड़ पौधे के लिए नहीं, किसी प्राणी के लिए नहीं, ये प्रकृति पर भी उतना ही अक्सर सही बैठता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस मानसिकता का शिकार हुआ है, जो लोग बार बार इसको पिछड़ा कहते रहे हैं, गरीब कहते रहे हैं और यहाँ के शोषण, यहाँ के लोगों की प्रतिभा का दोहन करते रहे हैं, उसका शिकार हुआ है। हम लोगों ने कभी समझने का प्रयास किया नहीं और संस्थाएं तो एक मुखौटा हो चुकी हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं, उन्हें सरकार की सहायता चाहिए, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं, समाज से कोई जवाबदेही नहीं। मुझे याद है 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र थे।
गोरखपुर में एक कृषि विज्ञान केंद्र था। मैं एक बार उधर से गुजर रहा था, बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हुई थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पूछा, मैंने कहा वहां पे एक कृषि विज्ञान केंद्र का बोर्ड वहां भी लगा हुआ था, उसके कैसा काम कर रहा है? पता लगा कि उसके वैज्ञानिक वहां कहीं बैठते ही नहीं। शासन पैसा दे रहा है, शासन सुविधाएं दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को उसे देखना चाहिए था, किसानों को तकनीक के साथ, किसान को समृद्धि के साथ और उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए था, उन्होंने कार्य नहीं किया, देखा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। और ये केवल एक कृषि विज्ञान केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और एक संस्था की स्थिति थी, बेसिक शिक्षा की ही बात थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,58,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं। 2017 के पहले उन विद्यालयों की स्थिति ये थी कि आधे से अधिक विद्यालय ऐसा लगता था कि अगले 1-2 सत्र के अंदर बंद हो जाएंगे। और मेरे पास ये प्रस्ताव आ रहे थे, जब मैं अलग अलग जनपदों में समीक्षा बैठकों के लिए निकला तो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था कि साहब विद्यालय बंद हो गए, क्या हम क्लब करके और ऐसी व्यवस्था बना सकते कि बंद कर दें, उसके बाद जो है। मैंने कहा कि बंद करोगे, आपका एक प्रस्ताव आया है तो आप अपने साथ उसके साथ अपना बीआरएस का पत्र भी नेतृत्व दे देना, क्योंकि फिर आपके बोझ को हम क्यों लेके ढूंढ। लेकिन हम लोगों ने उन्हीं संस्थाओं को प्रेरित किया, उन्हीं शिक्षकों को प्रेरित किया, उन्हीं ग्राम पंचायतों को प्रेरित किया, उसी प्रशासनिक मशीनरी और उन्हीं जनप्रतिनिधियों को प्रेरित किया। और आज ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर एक भी विद्यालय बंद नहीं हुए, बल्कि 3 वर्ष में 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बढ़े हैं। और आज उनमें शिक्षा का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। कभी जाकर के स्वयं भी जाकर के इतना कष्ट आप में से सभी लोग उठा लेंगे तो आपको भी दिखेगा कि वास्तव में जमीन में कुछ हो रहा है। हमारी समस्या क्या हो गई? हम हर चीज को सुनी सुनाई बातों पे कह देते हैं, और बहुत बार ये होता है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं केवल कुछ डाटा पर आधारित बोल देते हैं, और अंत में जो कुछ हो जाता है हम ये मानते हैं कि हमारा विकास की जिम्मेदारी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी अन्य महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं। हार्वर्ड जब तय करेगा तब पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। याद रखना, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज कभी आपका विकास नहीं कर पाएगा। आपका विकास करेगा तो यहाँ के नौजवानों के द्वारा होगा, यहाँ के किसानों के द्वारा होगा, यहाँ की महिलाओं के द्वारा होगा, यहाँ की बुद्धिजीवी जनता के द्वारा ही होगा। कोई हार्वर्ड और कोई कैम्ब्रिज आपका विकास कभी नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, 24 करोड़ की हमारी आबादी। 24 करोड़ की इस आबादी में हमारे पास 4 आर्थिक जोन है। एक हमारा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक बुंदेलखंड है, एक मध्य का क्षेत्र है। चारों की अपनी विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं। ये विशिष्टताएं उसकी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां उस रूप में जैसे जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना, तो हुआ कि कैसे हम लोग स्थानीय रूप से लोगों को प्रेरित कर सके। हम नौकरी भी देंगे। मैंने एक तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्रों को बुलाया और मैंने उनसे पूछा, लगभग 20-22 बच्चे आए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप करना क्या चाहते हैं? उसमें से 90% बच्चे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनको बैंकों से कौन जोड़ेगा, कहां से सुविधाएं मिलेंगी, शासन की कौन सी ऐसी स्कीम है जिससे वे जुड़ करके स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सकते थे, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं थी। तो इसके बाद जब मैंने उनके साथ शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विषयों पे चर्चा करना प्रारंभ कर दिया, तो उन्हें लगा कि नहीं, हम अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन क्या ये संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि शासन की सुविधाएं लेंगे, शासन की व्यवस्थाओं के साथ आप, लेकिन शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों के साथ नहीं जुड़ेंगे? कोई जानकारी नहीं। और ये स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि 4 जो हमारे पास आर्थिक जोन है, ये 4 आर्थिक जोन इसकी प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो 2017 में कैसे होगा? तो हम लोगों ने, मैंने एक मैपिंग कराई पूरे प्रदेश की कि प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में ऐसी क्या स्थितियां हैं जहां को लेकर के हम लोग, जिस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगा कि 75 में से हमारे 57 जनपद ऐसे थे जहां पर उन जनपदों की अपनी परंपरागत उत्पाद, परंपरागत प्रोडक्ट था उनके पास। जैसे वाराणसी की साड़ी की बात हुई, भदोही की कालीन की बात हुई, आजमगढ़ की अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक पॉटरी वहां पर उनके पास है। अगर आप अलीगढ़ में जाएंगे, हार्डवेयर का सबसे अच्छा काम उनके पास होता है। अगर आप मुरादाबाद में जाएंगे, पीतल का बहुत अच्छा काम होता है। इत्र के लिए अगर आप देखेंगे, कन्नौज ग्लास के आइटम के लिए फिरोजाबाद। ऐसे हर एक जनपद की अपनी कुछ ना कुछ विशिष्टता थी। तो मैंने कहा 57 के बाद जो बचे हुए जनपद हैं, 18 जनपदों का क्या होगा? हमने उनको भी चिन्हित किया। मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होगी। जैसे सिद्धार्थनगर, मैंने कहा इसको काला नमक चावल के साथ जोड़ दो। मुजफ्फरनगर, हमने कहा आप गन्ना पैदा करते हैं ना, गुड़ के साथ जोड़िए। इसी प्रकार से अलग अलग जनपदों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। और फिर हम लोगों ने नाम दिया उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक जनपद एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ेगा। आप देखना कितनी लोकप्रिय, यानी मात्र 2 वर्ष के अंदर देश की सबसे लोकप्रिय स्थानीय, यानी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का आधार आज के दिन पर जो कोई योजना बन रही है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना बन रही है। और मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, वो सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है, वह हो सकती है स्थानीय उत्पाद की। स्थानीय स्तर पर आप जितने अधिक यूथ को वहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वतः रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ सकेंगे, वह उतनी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है। और ये स्थिति आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं ने आगे बढ़ाया है। भारत तो प्राचीन काल से ही इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़ा रहा है। हमारा गांव स्वतः आत्मनिर्भर होकर के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता रहा। आप गांवों को कभी जाकर के देखिए, अगर सामान्य चुनावी राजनीति को अलग उससे कर दें तो प्राचीन काल में किसी जाति विशेष का बाहुल्य किसी गांव में रहा होगा, लेकिन उसने अलग अलग जातियों को भी गांव में बसाया था। और बसाया इसलिए था कि कोई व्यक्ति सुरक्षा का काम करेगा, कोई व्यक्ति वहां पे शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देगा, कोई गांव में खेती बाड़ी के कार्यक्रम में योगदान देगा, कोई स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान देगा, किसी न किसी उसके साथ जुड़ा हुआ था। और तब फिर गांव की व्यवस्था चलती थी। पैसा नहीं था, लेकिन अनाज और खेती बाड़ी से ही सारा आदान प्रदान लोग करते थे। लेन देन का जो माध्यम बनाएगा समाज, उसके अनुरूप ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और ये लगातार वहां पर यहां पर होता था, उत्तर प्रदेश में भी होता था, देश के अंदर भी होता था। हमने उसको कभी पहचानने का प्रयास नहीं किया। हमने आधुनिकता के पीछे भाग करके इन सब को छोड़ दिया, पलायन के लिए एक रास्ता खोल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे साथ गरीब और पिछड़ेपन का एक नया ठप्पा उसके माध्यम से लगता गया। प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। ये 9 क्लाइमेटिक जोन हमारे लिए एक उपलब्धि है। हम उसके अनुरूप देश और
दुनिया की मांग के अनुरूप उस प्रकार की बागवानी को, उस प्रकार की कृषि उपज को प्रदेश की भी और देश की भी और दुनिया की भी आवश्यकताओं की पूर्ति का उसको माध्यम बना सकते हैं। हमने उसको भी पहचानने का प्रयास नहीं किया, उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बाद, कितना प्रचुर जल संसाधन आपके पास है, कितनी उपजाऊ भूमि आपके पास है, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी आपके पास है। देश को पहले वाटर वे बनना था तो प्रधानमंत्री जी ने हल्दिया से वाराणसी को ही जोड़ने के लिए बनाया, क्योंकि हमारे पास जल संसाधन की प्रचुरता, गंगा जैसी पवित्र नदी यहां पर है और उसमें जल की वर्ष भर उपलब्धता के कारण देश का पहला वाटरवे नंबर 1 यूपी के अंदर बना, यानी हल्दिया से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बना है। यानी आज के दिन पर हम लोग कहीं ना कहीं उन सभी प्रकार की आवश्यकताओं को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो यहां पर जिसके कारण हम इसे पिछड़ा कह सकें? राम यहां पैदा हुए, बुद्ध यहां पैदा हुए, अधिकतर जैन तीर्थंकर यहां पैदा हुए और दुनिया के अंदर आज विश्व योग दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग के प्रचार प्रसार की जिस क्रियात्मक योग को दुनिया तक पहुंचाया है, महायोगी गोरक्षनाथ जी का वह योग दुनिया के अंदर अगर आज पहुंच रहा है तो वह भी गोरखपुर गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में है। भारत के अंदर संतों ऋषि मुनियों की परंपरा, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ भारत की धरती से गया। दुनिया का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण यहां से रचा गया। कौन सी किस उसके लिए हम अपने को पिछड़ा मानते हैं? क्या हमने कभी उस क्षेत्र में जाकर के कार्य करने का प्रयास किया? हमने कभी उस क्षेत्र में लोगों को एक योजक के रूप में अपनी भूमिका को तलाशने का प्रयास किया? केवल हम अपने ऊपर ठप्पा लगाते गए, नहीं हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं। और हमने तो जगदीश चंद्र बसु ने एक सदी पहले जो खोज करके हमें बताने का प्रयास भी किया था कि नहीं भाई, तुम पिछड़े नहीं हो, तुम तो जो है देश को नेतृत्व करने की क्षमता दे सकते हो, हर एक फील्ड में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो। उससे भी कुछ नहीं सीखा। हमारी अकादमिक संस्थाएं हमारे पीछे ठप्पा लगाती गई ने, गरीब हैं, हम बददलित हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही मानसिकता बनती गई और उसी मानसिकता ने आज हम सबको घेर दिया है। मुझे लगता है उस मानसिकता से सबसे पहले उभरना पड़ेगा और फिर यहां के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहां की शक्ति और इसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां की हर एक क्षेत्र की, मेरा यह मानना है, सर्विस सेक्टर में जितनी संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज कुंभ, इसी सोच ने प्रयागराज कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। लेकिन हमने कहा नहीं, कुंभ का मतलब भगदड़ नहीं हो सकता, कुंभ का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, कुंभ का मतलब गंदगी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा पूरी दुनिया टूट पड़ी। 24 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में आए थे, 24 करोड़ लोग आए थे। अयोध्या में कोरोना कालखंड एक बार संपन्न होने दीजिए। दीपावली का उत्सव दुनिया को अयोध्या ने दिया। हमने केवल दीपोत्सव के कार्यक्रम को वहां बढ़ाना प्रारंभ किया, पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ आने के लिए लालायित दिखती है। देव दीपावली का आयोजन काशी ने दुनिया को दिया। पूरी दुनिया देव दीपावली के साथ, काशी के साथ जुड़ना चाहती है। बुद्ध दुनिया को हमने दिया और बुद्ध के, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सबसे अधिक स्थल अगर देश और दुनिया के अंदर कहीं है वो उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पहला उपदेश जहां से दिया था वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। उनका राजवंश उत्तर प्रदेश में।
उनका महापरिनिर्वाण स्थली उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक चातुर्मास जहां उन्होंने व्यतीत किए उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी और संखिसा भी उत्तर प्रदेश में। यानी 6 प्रमुख तीर्थ बौद्धों से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में हैं, और उसमें से 5 तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। देश और दुनिया का हर प्रकार का, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो, हेरिटेज टूरिज्म में रुचि रखने वाला हो, या फिर किसी भी प्रकार के टूरिज्म में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसकी भारी संभावनाएं हैं। और ये टूरिज्म का मतलब केवल पिकनिक नहीं है, पिकनिक से महत्वपूर्ण ये रोजगार से जोड़ता है हर एक व्यक्ति का। इसमें आप टेंट गाइड भी तैयार कर सकते हैं, उनकी मांग के अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की सर्विस भी दे सकते हैं। किसी भी सेक्टर की, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, अच्छे होटल बन सकते हैं, अच्छे ट्रांसपोर्ट की वहां पे सुविधा उनको उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकते हैं, और भी अलग अलग फील्ड में वे ढेर सारी संभावनाएं इसमें आगे बढ़ सकती हैं। और एक कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें संभावनाएं न हो। लेकिन बुद्ध को आपने भूल ला दिया। बुद्ध ने कहा अब दीपो वह, आप स्वयं ही नहीं बनना चाहते। आपने मान लिया कि नहीं साहब हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थाओं ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वेतन मिलना है, सुविधाएं मिलनी ही है, सब कुछ मिलना ही है, तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर एक व्यक्ति उससे तटस्थ होता गया, और उसका परिणाम क्या होता गया, हम हमारे ऊपर ठप्पे पे ठप्पे लगते गए, और दुनिया के वे लोग सफल होते गए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। भारतीय मनीषा बार बार इस बात को कहती है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। ये योजक कौन बनेगा? और मुझे लगता है इसमें से हर व्यक्ति को योजक बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और योजक की उस टीम को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हमारे तकनीकी संस्थानों को खड़ा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप आ सकेंगे तो संभवतः यह देश का सबसे समृद्धशाली क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो बात की है, वैसे ही नहीं की है। सूर्योदय पूरब से ही होता है, और विकास के सूर्योदय को जितनी जल्दी हम अपने साथ जोड़ सकें होगा। आज प्रदेश के अंदर भले ही हमने अपने को गुमाना हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अपने अनुसार कार्य प्रारंभ किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम मध्य उत्तर प्रदेश में पश्चिम को मध्य होते हुए प्रयागराज तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतरीन हो रही है। 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, और हम लोग 20 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम जेवर में बना रहे हैं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ओर अग्रसर हुआ है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, यानी सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा है। कितनी संभावनाएं हैं, हमने कभी उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। बहुत कुछ है यहां पे। हर जनपद को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर और तकनीक के साथ उसको जोड़ करके हर गांव में ही वहां के लोगों को रोजगार की संभावनाएं विकसित हों,
बैंकों के अंदर लाइन लगाने की आवश्यकता न पड़े, घर में ही बैठे बैठे लोगों को उसकी सुविधा प्राप्त हो। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए उसे कचहरी और तहसील के चक्कर न काटना पड़े। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर में कोई सुविधा प्राप्त हो। ऑप्टिकल फाइबर से एक एक ग्राम पंचायत को जोड़ने की कार्रवाई जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, हर एक फील्ड में। लोग कहते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर कमजोर है, एम्स गोरखपुर में बन रहा है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो। यह कार्य युद्ध स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और हमें केवल सफेद हाथी खड़े नहीं करने हैं, हमें परिणाम भी देने हैं। वैश्विक महामारी में दुनिया ने क्या किया हम नहीं कहना चाहते, सब आज के दिन पर मीडिया के सारे आंकड़े आपके पास हैं। लेकिन कोरोना कालखंड में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को भी प्रभावी नियंत्रण किया और कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। ये हेल्थ के सेक्टर में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक सुफल आप सबके सामने है, ये परिणाम आपके सामने है। और मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा, हम सबको आगे आकर के इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, हर फील्ड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपनी सोच को उसके अनुरूप करने का प्रयास जरूर करें, उसके अनुरूप स्वयं बने, एक योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्धारण करें। और उत्तर प्रदेश या आपका ये क्षेत्र अगर समृद्धि की ओर अग्रसर होना है तो इसकी योजना स्थानीय स्तर की, हमें यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की हर प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी रखनी होगी। केवल डाटा पर आधारित कार्यक्रम कभी किसी योजना को सफल नहीं बना सकते, अगर हम इस बात को मानते हैं। क्योंकि डाटा कौन एजेंसियां बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, आपने बिहार के चुनाव के परिणाम देखे होंगे, डाटा पर आधारित थे। लोग एग्जिट पोल ने किस रूप में परिणाम दिए थे पहले, और परिणाम जब बाद में आए क्या उसके रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि जब भी हम डाटा पे जाते हैं ना कि फलानी जाति का इतना वोट है, फलाने का ये है, वो ये मिल जाएंगे, बस एक कमरे में बैठ करके, जब भी एसी रूम में बैठ करके योजनाएं बनेंगी तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जैसे एग्जिट पोल के परिणाम बिहार के अंदर आए थे। हमें उससे कम व्यवहारिक धरातल पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमें अधिकाधिक व्यवहारिक बना सके, और उस व्यवहारिक धरातल पर वास्तविकता को ध्यान में रख करके अपनी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक सेक्टर में ढेर सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, उन संभावनाओं के साथ हम सब जुड़ पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस त्रिदिवसीय जो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग के साथ में मिलकर के बनाई है, ये संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नियोजन विभाग इससे पहले विगत वर्ष इससे संबंधित एक संगोष्ठी बुंदेलखंड विकास से संबंधित बुंदेलखंड में आयोजित कर चुकी है। बहुत सफल संगोष्ठी थी, हर सेक्टर में उसमें बहुत अच्छी वहां पे उनकी भागीदारी थी और बहुत सकारात्मक दिशा में लोग उस संगोष्ठी के साथ जुड़े थे। तो मैंने इसके बाद नियोजन विभाग से कहा था, मैंने कहा पूर्वांचल विकास बोर्ड को भी साथ लेकर के और एक गोष्ठी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप करिए। और मुझे पसंद था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इस दिशा में उसने पहल की और कुलपति जी के प्रयास से आज ये संगोष्ठी जो विगत एक वर्ष से लंबित चल रही थी, निलंबित चल रही थी, कोरोना के कारण भी बहुत सारे कार्यक्रम हो नहीं सकते थे, लेकिन उस सब के बावजूद ये कार्यक्रम आज यहाँ पर इस रूप में हम लोग इसे आयोजित कर रहे हैं। पूर्वांचल विकास बोर्ड यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक एडवाइजरी बोर्ड है। हर एक सेक्टर के साथ बैठना, बातचीत करना, उनके अच्छे सुझावों को लाना और फिर
उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना कैसे हो सकता है, संबंधित विभाग को उसका सूचना देना, उसके बारे में नियोजन विभाग को अपनी संस्तुति देना, नियोजन विभाग संबंधित विभाग के साथ बैठ करके उसका अध्ययन करे, अध्ययन करने के बाद फिर उसे लागू करने के लिए क्या कार्य योजना हो सकती है, इस पर कार्य करे। ये चीजें अगर आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगे, बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मुझे लगता है इसलिए पूर्वांचल विकास बोर्ड को भी 3 दिवसीय संगोष्ठी के साथ बहुत नजदीक के साथ जुड़ करके उन बहुमूल्य सुझावों को संजोना चाहिए, उसको देखना चाहिए, फिर व्यवहारिक धरातल पर कैसे उसे लागू कर सकते हैं इसके बारे में स्थानीय स्तर पर उन लोगों के साथ संवाद बनाना चाहिए जो वास्तव में इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जो भारतीय मनीषा बार बार कहती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, जब पुरुष अयोग्य नहीं है तो फिर प्रकृति और परमात्मा की इस कृपा से हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और वो संभावनाएं मौजूद हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की इन संभावनाओं को आपके साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। हम इन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाते हैं। एकदम एक अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर का हम जरूर लाभ लें। मैं इस पूरी 3 दिवसीय संगोष्ठी के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अत्यंत प्रेरक, सम्मोहक और चिंतन योग्य उद्बोधन। एक कुशल चिकित्सक की तरह जो मरीज की नब्ज पर हाथ रखते ही सभी रोगों की पहचान करके उसका निदान खोज लेता है। आपकी इसी विशेषज्ञता के चलते ही आज उत्तर प्रदेश भारत में विकास के ग्रोथ इंजन में रूपायित हो रहा है, जिसकी प्रशंसा अनेक अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार की। मुझे लगता है कि इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव मुझसे सहमत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम सभी प्रदेशवासी अपने आप को पहले की तुलना में कुछ ज्यादा अपरिमित संभावनाओं से समृद्ध होने का अनुभव करने लगे। हम पहले भी यह अनुभव करते थे, पर अब इस भाव में संशय की जगह प्रचंड आत्मविश्वास की अनुभूति हो रही है। इस प्रेरक और चिंतन योग्य मार्गदर्शन के लिए हम सभी आपके प्रति अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करते हैं। अनुरोध अब माननीय कुलपति जी से कि इस अवसर पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उपस्थिति के लिए आभार ज्ञापन करें। इस अवसर पर आप सभी के प्रति भी आयोजन मंडल की तरफ से मैं आभार ज्ञापन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण जितने हमारे मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन। और उसके पश्चात कार्यक्रम की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में राष्ट्रगान, ललित कला और संगीत विभाग के विद्यार्थियों से यह अनुरोध है कि वे मंच पर अपना स्थान लें। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि इस भवन के पार्श्व में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसमें सम्मिलित होकर हमारा तरफ शुरू होने वाला है। अभी यहाँ एक सब बता देगा।
है